हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वाशिंगटन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस स्ट्रेंज हंटर को उन्होंने ब्यूरो में रखा हुआ है। वहीं पर वो एस क्लास के हंटर डांगसू को बुलाती है क्योंकि उसे कोरियन आती है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, जैसे ही मैं यहाँ से गया एक बहुत ही अजीब सा वाकया हो गया। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वापस आते ही मुझे इसको इंटेरोगेट करने को मिलेगा। डांगसू कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि इंसानों की भाषा बोल सकता है। फिर डांगसू इन्वेस्टिगेशन रूम में उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम तो कोरियन बोलते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसानी भाषा बोल सकते हो। वो स्ट्रेंज हंटर यानी कि सांग इलवान उसे कहता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊं। अगर तुम लोगों को शक है तो मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। डांगसू से कहता है, चाहे कुछ भी हो हमें अलर्ट रहना होगा। तुम एक डंजन गेट के अंदर से निकले हो सकता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसान की शक्ल में यहाँ पर आए हो। डांगसू से कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो या फिर एक इंसान हो। सांग इलवान उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। डांगसू से पूछता है, क्या तुम एक डंजन के अंदर मारे गए थे? तुम एक डंजन के अंदर 10 साल तक जिंदा कैसे रहे? क्या तुम एक मरे हुए ज़ोंबी हो? सांग इलवान उसे कहता है, नहीं, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। डांगसू से दूसरा सवाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो डंजन के अंदर मर जाए वो जिंदा बाहर आ सकता है? असल में डांगसू अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ये वापस आ सकता है तो मैं अपने भाई को भी जिंदा ला सकता हूँ। सांग इलवान उसे कहता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, डंजन के अंदर मरने वाले जिंदा नहीं आ सकते। सांग इलवान उसे कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। डांगसू से कहता है, यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। सांग इलवान उसे कहता है, गेट्स और डंजन्स और इन मॉन्स्टर्स के बारे में तुम कितना कुछ जानते हो? ये बात सुनते ही डांगसू भी चुप हो जाता है, जबकि बाहर खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं जो कि इनको मॉनिटर कर रहे होती हैं। डांगसू से कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें इन डंजन्स और गेट्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है? सांग इलवान उसे कहता है, ये डंजन्स और गेट्स का ओपन होना और उसके अंदर मॉन्स्टर्स का होना, ये तो सिर्फ उस जंग की शुरुआत है जो कि आने वाली है, और इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही जल्दी जाग चुका है। डांगसू से कहता है, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम उसको रोकने के लिए आए हो? सांग इलवान उसे कहता है, हाँ, मैं उसे रोकने के लिए आया हूँ। डांगसू से कहता है, आखिर वो पावरफुल मॉन्स्टर कौन है? सांग इलवान उसे कहता है, मुझे नहीं पता। डांगसू हंसते हुए सांग इलवान से कहता है, एक ऐसा इंसान जो डंजन से इस मकसद के लिए बाहर आया है ताकि वो ग्रेटेस्ट डिजास्टर को रोक सके और इंसानों को बचा सके, लेकिन वो उस डिजास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही हमें बताना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए? हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। सांग इलवान उसे कहता है, तुम्हारे पास चाहे कितने भी ज्यादा हंटर्स क्यों ना हो, उसके सामने सारे बेकार हैं, क्योंकि वो उन सारे हंटर्स को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और तुम ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हो क्योंकि तुम भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बात सुन के डांगसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कहने की? मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। सांग इलवान की बात से वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, मुझे अब तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया कि तुम क्या हो। डांगसू कोरिया से लाई हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उठाता है और कहता है, इसके ऊपर जो पिक्चर है, अगर इस बंदे के बाल काट दिए जाए तो ये बिल्कुल इसी पिक्चर की तरह का दिखेगा। ये तो वाकई में एक इंसान है जो कि कोरिया से है। हालांकि 10 साल एक डंजन के अंदर गुजारने से भी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। डांगसू सांग इलवान से कहता है, तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारा रैंक भी अच्छा है, आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आजकल डंजन में हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है, तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारोगे उतने ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो क्योंकि तुम्हारा जमाना पुराना हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस नए जमाने के मुताबिक ढलना होगा। लेकिन जैसे ही डांगसू नीचे पड़ता है, उसकी बीवी का नाम होता है पार्क क्योंग ही और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, और बच्चों में से बेटे का नाम पढ़ के डांगसू हैरान हो जाता है। डांगसू सांग इलवान से कहता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम याद है? सांग इलवान से कहता है, मेरी बेटी का नाम संग जिना है। डांगसू से कहता है, और तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? सांग इलवान से कहता है, मेरे बेटे का नाम संग जिनवू है। संग जिनवू का नाम सुनते ही डांगसू हंसना शुरू कर देता है। सांग इलवान से कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? डांगसू अपनी ब्लड लस्ट वाली पावर को रिलीज करता है। सांग इलवान देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अचानक इसको क्या हो गया? डांगसू हंसते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इसका फैसला मैंने करना है कि तुम एक मॉन्स्टर हो या इंसान हो, तुम जिंदा रहोगे या नहीं। सांग इलवान भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ? मेरे बेटे का नाम सुनकर तुम्हारा ब्लड लस्ट मोड क्यों एक्टिवेट हो गया? डांगसू से कहता है, मैं जवाब नहीं दूंगा। सांग इलवान उसे कहता है, तो फिर मैं अपनी फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। डांगसू सोच रहा होता है, अगर मैं उसके बेटे से बदला नहीं ले पाया तो मैं इसके बाप से बदला लूंगा। और साथ ही वो बाहर खड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहता है, ये एक मॉन्स्टर है और मैं इसे मारने वाला हूँ। तुम लोगों को जल्दी से इस बिल्डिंग को खाली करना होगी क्योंकि ये मुझ पर अटैक करने वाला है। डांगसू सांग इलवान से कहता है, मैं अभी अभी साउथ कोरिया से वापस आया हूँ और मैं तुम्हारे बेटे के करंट स्टेटस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा बेटा मर चुका है।
संग गिलवान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डांगसू से कहता है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज रहा हूँ, तुम ऊपर जाकर अपने बेटे से मिल सकते हो। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है, जहाँ पर संग जिनवू अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है और उसे 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। जिनवू अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 के लास्ट स्टेप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना एक नेक्रोमैंसर के साथ होता है, बिल्कुल जिनवू की तरह का एक नेक्रोमैंसर जो कि डेड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास अपनी ज़ॉम्बीज की एक पूरी आर्मी होती है। जिनवू इग्रिस और आयरन से कहता है, मेरे लिए रास्ता साफ करो, मुझे जाकर उससे फाइट करनी है। जिनवू के शैडो सोल्जर्स और उसकी डेड आर्मीज के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फ्लोर के बॉस का नाम मैटस होता है। मीटस जिनवू से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे बच्चे कमजोर होंगे? जरा मेरे सोल्जर्स को देखो कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, सामने जिनवू नहीं होता। जिनवू उसकी चेयर के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कमजोर हूँ? मीटस जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मरे हुए ज़ॉम्बीज को भी डर महसूस होता है। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। और साथ ही जिनवू अपने नाइफ से उसको मार देता है। मीटस क्योंकि बहुत ज्यादा वीक होता है, उसकी खास पावर यही होती है कि वो बहुत ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं। साथ ही जिनवू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने मीटस को हरा दिया है। मीटस क्योंकि एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है, इसलिए उसको हराने पर जिनवू को बहुत सारे स्पेशल आइटम्स मिलती है, जिसमें उसे एक स्पेशल वाटर टाइप का पोशन मिलता है। इसके अलावा मीटस के पास जितनी भी डीमन सोल्स होती हैं, वो सारी जिनवू को मिल जाती हैं और साथ ही 2 पॉइंट के साथ उसका लेवल अप होता है। जिनवू कहता है, इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है, ये तो एक वक्त पर बहुत सारी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। मैं इसको भी अपने शैडो में तब्दील करना चाहता हूँ, लेकिन ये डीमंस की सोल्स को मैं अपने लिए शैडोस नहीं बना सकता। जिनवू कहता है, मेरे सेट का मुझे एक और पीस मिल गया है। मुझे पता था कि बॉस ग्रेड का मॉन्स्टर एक और पीस छोड़ेगा। अब जिनवू के पास अपने सेट में 2 चीजें हो चुकी हैं, जबकि बाकी की 2 चीजें उसे चाहिए अपने सेट को पूरा करने के लिए। उसके बाद उसे एक नया स्किल मिलेगा। जिनवू कहता है, इसका मतलब यहाँ पर और भी बॉस ग्रेड के मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे मुझे ये सेट आइटम्स मिलेंगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्वेस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी है क्योंकि मैंने 10,000 से ज्यादा सोल्स को इकट्ठा कर लिया है। जिनवू वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। और एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, अब तुम अपने रिवार्ड्स को हासिल कर सकते हो। जिनवू अपने रिवार्ड 1 को एक्सेप्ट करता है और उसे कहा जाता है, अपने लिए एक आइटम को चूज करो, जो भी तुम चूज करना चाहो, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जिनवू अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है, क्या मुझे एक ऐसा वेपन खरीदना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो, क्योंकि अगर वो महंगा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि डंजन्स के अंदर बॉस को मारने पर मुझे अच्छे अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे मैं डंजन्स को क्लियर करता जाऊंगा, मुझे वेपन्स मिलते जाएंगे। जिनवू से फिर से कहा जाता है, जल्दी से चूज करो। जिनवू कहता है, मुझे अपने कर्स रैंडम बॉक्स को चूज करना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जिनवू ने ब्लेस रैंडम बॉक्स को चूज किया था, लेकिन कर्स आइटम बॉक्स वो चूज नहीं कर पाया था। उसी वक्त जिनवू के हाथ पे कर्स रैंडम बॉक्स आ जाता है। उन दोनों बॉक्सेस में फर्क ये होता है कि ब्लेस्ड आइटम बॉक्स में एक ऐसी आइटम होती है जो कि प्लेयर को चाहिए होती है, जबकि कर्स आइटम बॉक्स में से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसकी प्लेयर को जरूरत है। जिनवू कहता है, ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स से मुझे की मिली थी जो कि इस डीमन कासल की थी। यहाँ तक मैं पहुंचा और मैंने अपने लेवल को अप किया। अब पता नहीं इस बॉक्स में से मुझे क्या मिलेगा। जिनवू कहता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। उसी वक्त वो बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से एक और की निकलती है। जिनवू मुझे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसके अंदर से तो एक और की निकल आई, लेकिन उस की डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं होता, ना ही डिस्क्रिप्शन होती है और ना ही उसका रैंक होता है। जिनवू कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इसके बारे में तो कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई। ऐसी आइटम मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। जिनवू उसे अपनी इन्फेंट्री में रख लेता है और कहता है, किसी ना किसी दिन मुझे पता चल ही जाएगा। साथ ही जिनवू अपने रिवार्ड 2 को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड 2 में उसे +20 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। जिनवू कहता है, मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपनी इंटेलिजेंस में शामिल करना चाहूंगा, यानी कि अपनी मैजिकल पावर्स में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरे नंबर पर उसके पास ऑप्शन होता है हिडन रिवार्ड का। जिनवू कहता है, एक्सेप्ट रिवार्ड 3। जिनवू कहता है, कर्स रैंडम बॉक्स में से एक की निकली, मुझे कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं कि इसमें से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। तीसरे रिवार्ड में से उसके पास एक पेपर निकलता है जो कि होली वाटर ऑफ लाइफ का होता है। उसे कहा जाता है कि तुम इससे होली वाटर ऑफ लाइफ बना सकते हो, जिससे तुम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हो। नेक्स्ट सीन फिर से वाशिंगटन का होता है। संग गिलवान और डांगसू दोनों के दरमियान फाइट होती है और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फायर फाइटर्स वहाँ पर आग को बुझा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़े होते हैं और कहते हैं, हमने तो सुना था जब एस रैंक के हीरोज में फाइट होती है तो आसपास की सारी जमीन तबाह हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग तबाह हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई में एस रैंक की फाइट थी? चीफ उसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, एस रैंक की फाइट बहुत ज्यादा तबाही मचाती है।
लेकिन यहाँ पर एस रैंक की फाइट नहीं थी, क्योंकि हमारा एस रैंक का हीरो डांगसू संग इलवान के सामने टिक नहीं पाया। इससे पहले कि एक एस रैंक का हीरो तबाही मचाता, संग इलवान ने उसको हरा दिया और उसी वक्त सामने दिखाते हैं डांगसू बेचारा जख्मी हालत में बिल्डिंग के मलबे में पड़ा होता है, लेकिन संग इलवान वहाँ पर नहीं होता। और यहाँ पर बताते हैं कि जिन्वू का बाप पावर में जिन्वू से भी ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था संग इलवान जो कि जिन्वू का बाप है, वो डांगसू को हरा देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन साउथ कोरिया का होता है। जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी बीमार माँ के पास जाता है। जिन्वू की मॉम एक ऐसी बीमारी में होती है जिसमें वो ना जिंदा है ना ही मरी हुई है। ये एक ऐसी खास बीमारी होती है जो कि हंटर्स के आने के बाद हुई थी। जैसे गेट्स ओपन होना शुरू हुए, लोग इस बीमारी में मुब्तला होने शुरू हो गए। जिन्वू के हाथ में वो कागज होता है जो कि होली वाटर के लिए है। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है और उसके बारे में लिखा होता है कि एक ऐसा पोशन है जिससे तुम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हो, और ये उसी वक्त काम करेगा जब बीमार बंदा इसकी पूरी की पूरी बॉटल को पी लेगा। जिन्वू कहता है यही वो चीज है जो मुझे अपने सेट इफेक्ट से मिलने वाली है। मुझे सिर्फ अपने सेट इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक और आइटम चाहिए। इसका मतलब मुझे डीमन कासल में फिर से जाना होगा और एक बॉस को हराना होगा। अगर मैंने उस सेट इफेक्ट को हासिल कर लिया तो मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ मिलेगा जिससे मैं अपनी मॉम को क्योर कर सकता हूँ। जिन्वू कहता है वुल्कन को हराने पे मुझे मैजिकल वुड मिली थी, जबकि म्यूटस को हराने पर मुझे एक स्पेशल वाटर मिला था, और मेरी लास्ट आइटम डीमन किंग का प्योरीफाइड ब्लड है। इसका मतलब मुझे डीमन किंग को हराना होगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे लगता है कि डीमन किंग हाईएस्ट फ्लोर पर होगा। मुझे दोबारा से उस डंजन के अंदर जाना होगा और उस डीमन किंग को हराना होगा। अगर मैं डीमन किंग को हरा देता हूँ तो मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे और फिर मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूंगा। मैंने डीमन कासल के अंदर पूरा एक हफ्ता गुजारा जिससे मेरा लेवल 16 नंबर के साथ ऊपर गया। अब जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं एक एस रैंक के बराबर हूँ, मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जिन्वू अपनी मॉम से कहता है मॉम आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, मैं बहुत जल्दी आपको ठीक कर लूंगा। जिन्वू कोरियन हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर रिसेप्शन पर बैठे बंदे न्यूज सुन रहे होते हैं। न्यूज चैनल पर यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज चलाई जा रही होती है जो कि जिन्वू के फादर के बारे में होती है। वो लोग बड़े ही आराम से न्यूज सुन रहे होते हैं और कहते हैं ये दुनिया तबाह होने वाली है, हंटर्स ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है मिस्टर जंग एक हंटर आया है अपनी रीवैल्यूएशन के लिए। मैनेजर जंग उस लड़की से कहते हैं महीने में 1-2 बार इस तरह के लड़के यहाँ पर जरूर आ जाते हैं, पता नहीं इनको क्या लगता है, शायद 1-2 बार डंजन में जाने से इनका रैंक हाई हो सकता है। मैनेजर जंग लड़की से कहते हैं जल्दी से इससे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, इसकी डिटेल्स वगैरह लिख लो और इसे रिवैल्यूएशन सेंटर में भेज दो। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है जहाँ पर मास्टर यूनहू बैठे होते हैं और उनके सामने सारे फॉर्म्स पेश किए जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मैनेजर जंग उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं मास्टर आपने जैसा कहा था एक लड़का हमारे पास आया है जिसका नाम संग जिनवू है, वो हमारे पास रिवैल्यूएशन के लिए आया है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में वो संग जिनवू है। मैनेजर जंग कहते हैं हाँ बिल्कुल वही है, उसने अप्लाई कर दिया है। रिसेप्शनिस्ट जिन्वू को लेकर वेटिंग एरिया में बिठा देती है। वहाँ पर टोटल 4 लोग बैठे होते हैं। दरवाजा खुलता है और एक लड़की उनमें से कहती है अगला बंदा आ जाओ। एक हंटर उठकर अंदर चला जाता है। जिन्वू क्योंकि यहाँ पर पहले भी आ चुका है, जिन्वू कहता है आज भी इनका मेथड वही पुराना है। अब पीछे 3 लोग रह जाते हैं। उनमें से एक तो बहुत ज्यादा नर्वस होता है जबकि एक हंस रहा होता है और कहता है तुम लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कोई भी रैंक मिलता है उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वहीं पर बहुत सारे छोटे गिल्ड्स के लोग भी खड़े होते हैं जो कि इनको हायर कर रहे होते हैं। जैसे ये अपने रैंक लेकर बाहर निकलते हैं वो बंदा उन्हें बताता है अगर तुम्हें डी रैंक मिलता है या फिर इससे ज्यादा तो वो लोग तुम्हें जल्दी से हायर कर लेंगे। ये सारे छोटे गिल्ड वाले हैं, इनके पास खुद कोई भी नहीं जाता ज्वाइन करने के लिए, इसलिए ये लोग हमेशा यहीं पर रहते हैं ताकि जैसे ही किसी को उसका रैंक मिले वो उसे अपने गिल्ड में शामिल कर सके। वो हंटर उन दोनों से कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें इन गिल्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारी प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ये खतरनाक काम करते हैं जिससे डेथ रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्वू कहता है ये सारे छोटे गिल्ड्स वाले हैं, ये हाई रैंक की डंजन्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके पास इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं होती जिसकी वजह से हादसा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं। उसी वक्त जो हंटर अंदर गया था वो चेहरा लटकाकर बाहर निकल आता है। रिसेप्शन वाली लड़की कहती है अगला कौन है, आ जाओ। वही हंटर जो कि पहले बातें कर रहा होता है और उनसे कहता है अगर तुम्हें ई रैंक नहीं मिलता तो भी सबसे अच्छा है, हमें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, ई रैंक के अलावा कोई भी रैंक चलेगा। वहीं पर बैठा हुआ वो हंटर जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होता है वो कहता है अगर मुझे ई से ज्यादा हायर का रैंक मिलता है तो मैं किसी अच्छे गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई होगी और मैं अपनी बेटी के साथ दोबारा रह सकता हूँ और मैं अपना सारा कर्जा भी उतार सकता हूँ।
साथ ही वो कहता है मुझे कम से कम सी रैंक तो चाहिए ही। जिन्हों भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है हंटर के रैंक से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। एक हंटर की पावर को उसके रैंक से डिटरमिन किया जाता है। चाहे आप अपनी बॉडी को कितना ज्यादा ट्रेन कर लें, चाहे आप किसी भी वेपन के कितने ज्यादा माहिर क्यों ना हो, अगर आपका रैंक ज्यादा हाई नहीं है तो आप इन गिल्ड्स की नजर में बिल्कुल बेकार हैं। इसके अलावा हाई रैंक के हंटर्स को ज्यादा इनकम मिलती है। मिस्टर सोंग एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज हैं। उन्होंने सालों तक इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो भी ताइशी के सामने नहीं टिक पाए क्योंकि मिस्टर सोंग का रैंक उनसे कम था। मैं भी सालों से डंजन्स के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन एक ए रैंक के हंटर के तौर पर मैं अपने रैंक से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। लेकिन अब मैं दोबारा से रीवैल्यूएट होऊंगा और मुझे कंफर्म है कि मुझे इस बार एस रैंक मिलेगा। उसी वक्त वो बंदा जो कि पहले उनको भाषण दे रहा था, वो अंदर से बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा उदास होता है और कहता है मुझे तो सिर्फ ई रैंक मिला है। वो लड़की कहती है अब आगे कौन है? वो मोटा बंदा जो कि पहले बहुत ज्यादा नर्वस होता है, वो कहता है मुझे नहीं जाना। वो लड़की कहती है क्या तुम बीमार हो? वो हंटर कहता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, पहले इसको ले जाए, मैं बाद में आऊंगा। जिन्हों उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा मैजिक बॉल होता है। वो लड़की जिन्हों से उसका नाम पूछती है। वो जैसे ही जिन्हों का नाम अपने कंप्यूटर में एंटर करती है तो उसे पता चलता है कि जिन्हों के पास ई रैंक है। वो लड़की जिन्हों से कहती है क्या तुम यहाँ पर दोबारा अपनी रैंकिंग के लिए आए हो? वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हमेशा ऐसा ही होता है, ये ई रैंक वाले जब भी किसी डंजन में जाते हैं दोबारा से आकर रीवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता इनका रैंक हाई हो गया हो। लड़की जिन्हों से कहती है अपना हाथ इस बड़े से क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखो और इंतजार करो। जिन्हों जैसे उसके ऊपर अपना हाथ रखता है एक एनर्जी फ्लो निकलता है। वो लड़की अपने कंप्यूटर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्हों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसका कंप्यूटर उसको नाप नहीं रहा होता। वो लड़की कहती है शायद मेरे कंप्यूटर में कोई एरर है, हम दोबारा से ट्राई करते हैं। वो दोबारा से ट्राई करती है लेकिन फिर से एरर आ जाता है। वो लड़की कहती है ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, शायद हमारे कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई है, मैं जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाकर लाती हूँ। मैनेजर चैंग अंदर आते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या मशीन खराब है? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ पर है? वो लड़की मैनेजर से कहती है वो वॉशरूम गया हुआ है। मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसे नहीं पता था कि यहाँ पर काम चल रहा है, फिर वो वॉशरूम क्यों चला गया? मैनेजर उस लड़की से कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे बताओ क्या मसला है? वो लड़की कहती है हमारी मशीन शायद खराब हो गई है, ये बार बार एरर दे रही है। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैंने अभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से बात की, वो इस लड़के को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया देखने के लिए कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या हास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डबल अवेकनिंग इतनी ज्यादा हास है कि सभी को मिलती रहे। वो लड़की कंप्यूटर पर दिखाती है। मैनेजर से कहती है यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। मैनेजर कहते हैं अब ऐसा नहीं है कि सभी को डबल अवेकनिंग मिलती रहती है, आखिर पता नहीं ये लोग यहाँ पर आते क्यों हैं, अपने पैसे जाया करके अपनी रैंकिंग को रीवैल्यूएट करवाते हैं। लेकिन साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैनेजर उस लड़की से कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रही हो? वो लड़की मैनेजर से कहती है मुझे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैनेजर सोचते हैं इस लड़की को तो यहाँ पर सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो एस रैंक का हंटर आया था वो चा हाई इन थी, जो कि इस वक्त हंटर एसोसिएशन के साथ काम कर रही है। उसकी मेजरमेंट भी काउंट नहीं हो रही थी, उस वक्त भी यही एरर आ रहा था। मैनेजर उसे कहते हैं जल्दी से चैंग शिक को बुला कर लाओ, अगर वो वॉशरूम में है तो उसे जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकाल कर लाओ, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस मसला चल रहा है, उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। वो लड़की मैनेजर से कहती है आज यहाँ पर हो क्या रहा है? मैनेजर उसे कहते हैं ये कोई एरर नहीं है, हम इसकी एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है कि हम इसकी एनर्जी को क्यों रीड नहीं कर पा रहे? इसका मतलब ये है कि हमारा मैजिक डिटेक्टर इसकी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये एक एस रैंक का हंटर है या फिर इससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वू जिन जो कि मॉनिटरिंग डिवीजन से हैं, वो हंटर एसोसिएशन गिल्ड के गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाते हैं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैंने सुना है कि स्कैवेंजर गिल्ड के डांग सू ने रेड गेट को क्लियर करने में मदद की है व्हाइट टाइगर गिल्ड की। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ पर था लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की। क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था इसलिए मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि डांग सू ने उन लोगों की मदद नहीं की। गिल्ड मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब तुम्हें जरूर पता होगा कि कौन सा बंदा था जो कि रेड गेट के अंदर था जिसने उनके लोगों को बचाया। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं मैं लास्ट सीन तक वहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता कि आउटसाइडर कौन था, लेकिन अगर मैं गैस करूं तो साथ ही वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद भी कंफर्म नहीं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तुम मॉनिटरिंग डिवीजन वाले अपना मुंह तब तक नहीं खोलते जब तक तुम लोगों को कंफर्म ना हो जाए। चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ उस बारे में जो कि जेजू आइलैंड से एक एंट मिली है जिसके पर निकले हुए हैं। मिस्टर वू जिन कहते हैं हाँ ये खबर बिल्कुल ठीक है कि हमें वहाँ पर समुद्र के किनारे एक मरी हुई परू वाली चींटी मिली है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कि वो बिना मरे उड़कर यहाँ तक आ सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इस बात को कंफर्म किए बगैर ही अपनी हंटर्स की टीम्स को वहाँ पर भेजेंगे ताकि उन डीमन चींटियों को मारा जा सके। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैं इस बात को समझता हूँ, हमारा गिल्ड तुम्हें पूरी सपोर्ट करेगा।
गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन एक और बात है, आज बिल्डिंग बी में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, ऐसा क्या है वहाँ पर? मिस्टर वू जिन कहते हैं मुझे नहीं पता। गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन मुझे पता है। मिस्टर वू जिन कहते हैं चलें फिर वहाँ पर चलकर देखता हूँ, मुझे लगता है शायद कोई नया हंटर है जो कि अपनी रीवैल्यूएशन के लिए आया है ताकि उसे नया रैंक मिल सके। गिल्ड मास्टर से कहते हैं नहीं रहने दो, मैं खुद वहाँ पर जाता हूँ। मिस्टर वू जिन कहते हैं इसको देखकर लगता नहीं कि ये एक एस रैंक का हंटर है और एक गिल्ड का मास्टर है, लेकिन इसे धोखा नहीं खाना चाहिए। गिल्ड मास्टर से कहते हैं चलो फिर दोनों एक साथ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं। और यहीं पर हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर कहते हैं चलो हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या शोर मचा हुआ है, जहाँ पर जिन्वू की रिवैल्यूएशन हो रही है। नेक्स्ट सीन वहीं का होता है। मैनेजर थोड़ी देर के बाद जिन्वू से कहते हैं हमारे पास जो डिटेक्टर है वो तुम्हारी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए हम तुम्हारा रैंक मेजर नहीं कर पा रहे। हमें अपने हायर अप से कुछ परमिशन चाहिए होंगी ताकि हम एक अच्छा सा डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकें जो ज्यादा पावरफुल हो। क्या तुम 3 दिन के बाद वापस हमारे पास आ सकते हो? 3 दिन के बाद हम तुम्हें तुम्हारा रैंक देंगे। वहीं पर छोटे गिल्ड्स के लोग भी खड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैनेजर ने अभी अभी ये कहा कि इसका रैंक मेजर करना मुश्किल है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। उनमें से एक कहता है मैंने इससे पहले कभी एस रैंक का हंटर नहीं देखा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो और डिटेक्टर भी उसको डिटेक्ट न कर पाए। वो सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का साउथ कोरिया का 10वां हंटर तो नहीं है जो कि एस रैंक का हंटर है। वो सारे कहते हैं अगर ये वाकई में एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है तो क्या ये हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा? हमारा गिल्ड तो बहुत ज्यादा छोटा है, क्या हमें ट्राई करनी चाहिए? वहीं पर बैठा वो मोटा हंटर जो कि पहले कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, वो कहता है मुझे भी इवैल्यूएट करो, मुझे भी अपना रैंक चाहिए। वो सारे छोटे गिल्ड वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम एक एस रैंक के हंटर को दे सके, इसको तो भूल ही जाओ। हंटर्स एसोसिएशन के गिल्ड मास्टर जिनका नाम चोई जोंगिन है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे छोटे गिल्ड वाले उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चोई जोंगिन का दूसरा नाम अल्टीमेट सोल्जर भी होता है। वो कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहीं पर हंटर्स गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि हंटर गिल्ड साउथ कोरिया का वाहिद हंटर गिल्ड है जिसके अंदर 2 एस रैंक के हीरो हैं। जिन्वू भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ये बंदा तो चोई जोंगिन है, एक एस रैंक का हंटर। जिन्वू कहता है इसको अल्टीमेट सोल्जर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास फायर टाइप मैजिक है और इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक सिंगल स्पेल से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है और इसका निकनेम अल्टीमेट सोल्जर है। साथ ही जिन्वू हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरा निकनेम क्या है? द वीकेस्ट हंटर। छोटे गिल्ड वाले सारे मेंबर्स कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गिल्ड मास्टर यहाँ पर इस लड़के के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होगा कि ये एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है। वैसे भी टॉप गिल्ड को सब कुछ पता होता है कि कौन कहाँ पर किस रैंक का है। मिस्टर वू जिन भी सोचते हैं ये तो वाकई में एक एस रैंक का हंटर निकला, लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब तो कोई साइन नहीं थे। चोई जोंग जिन्वू की तरफ देखता और कहता है इस शोर को तो एक साइड पर रख दो, इसे देखकर ही लग रहा है ये हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर बनने वाला है। साथ ही वो जिन्वू की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि ये वाकई में एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए मुझे 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे इसे अभी अपने गिल्ड में लेना होगा। चोई जोंगिन आगे बढ़ते हैं और जिन्वू से कहते हैं मेरा नाम चोई जोंगिन है और मैं हंटर्स गिल्ड का मास्टर हूँ। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर रीवैल्यूएशन के लिए आए हो, क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसा हंटर है जिसे तुम ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का नहीं सोचा हुआ तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। जिन्वू आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करना। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू उसकी बात भी नहीं सुनता और एटीट्यूड के साथ आगे गुजर जाता है। सारे छोटे गिल्ड वाले मेंबर्स वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या उसने इसको रिजेक्ट कर दिया? जबकि जिन्वू जाते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 3 दिन है जब मुझे मेरा रैंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 दिन के अंदर मुझे दोबारा डीमन कासल में जाना होगा ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं और उन्हें क्योर कर सकूं। चोई जोंग वू जिन से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया, या फिर मैंने उससे ठीक तरीके से बात नहीं की? चोई जोंग पीछे की तरफ देखता है तो जिन्वू गायब हो चुका होता है। वो कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर इसे थोड़ी सी और ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा असैसिन टाइप हंटर बनेगा। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर भी भागते हुए उस तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं अगर उसने हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो हंटर एसोसिएशन वालों के पास 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाएंगे और उनका गिल्ड तो टॉप क्लास की हंटर गिल्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं सामने चोई जोंग खड़ा होता है। चोई जोंग उनसे कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? योनहो से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
चोई जोंग उसकी तरफ देखता और कहता है, इसका चेहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे लगता है कि जब भागते हुए यहाँ पर आया है उस लड़के को रिक्रूट करने के लिए, क्या हम लोग उसे पहले रिक्रूट न कर लें? मुझे लगता है कि ये जिन्हों के बारे में मुझसे पहले से जानता है, इसीलिए यहाँ पर भागते हुए आया है। चोई जोंग कहता है, मुझे लगता है कि इसे उसके बारे में पहले से पता है, या फिर रेड गेट के अंदर यही वो बंदा होगा जिसने इसके लोगों की जान बचाई थी। तभी तो यूनहू यहाँ पर भागते हुए आया है, तो इसका मतलब वो लड़का वाकई में हास है, उसे तो हमारे गिल्ड में ही होना चाहिए। चोई जोंग आहिस्ता से आगे बढ़ता है और कहता है, उस लड़के का एटीट्यूड तो आसमान पर है, मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से उसे अपने गिल्ड में ले सकेगा। जबकि यूनहू ये सोच रहा होता है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं इसने उसको अपने गिल्ड में तो नहीं ले लिया। वो मोटा बंदा जो कि पहले बहुत ज्यादा नर्वस था, वो अपनी इवैल्यूएशन के बाद बाहर निकलता और कहता है, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, और बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ में रो भी रहा होता है। नेक्स्ट सीन फिर से हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है, अपनी मॉम के पास बैठे इनको देखते रहना, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी ये अपनी आंखें खोल लेंगी। उसकी मॉम की बीमारी का नाम इटरनल स्लम्बर होता है, यानी कि हमेशा की नींद, एक ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जागेगी। एक ऐसी बीमारी जो जैसे ही डंजन्स के गेट ओपन होना शुरू हुए तब फैली थी। जिन्हों फिर से मॉम के पास से उठ जाता है और कहता है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। डीमन कासल के लोअर लेवल के डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। जिन्हों जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, मिस्टर वूजिन बाहर खड़े होते हैं और उसे कहती है, उस दिन डबल लेयर डंजन के अंदर क्या तुमने मॉन्स्टर्स को हराया था? आज तुम रीवैल्यूएशन के लिए गए हुए थे, मेरा व्यू पॉइंट तुम्हारे बारे में बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस दिन तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर थे। जिन्हू चीफ से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, वैसे तो हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन का काम मॉन्स्टर्स की बजाय इंसानों के साथ डील करना है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हमारा काम ऐसे हंटर्स को भी सजा देना है जो कि कानून को तोड़ते हैं। जिन्हों मिस्टर वू जिन से कहता है, अगर जितना मुमकिन हो सके मैं तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, हंटर्स के लिए सिर्फ हम ही एक कानून है, इसके अलावा उनको कोई भी नहीं रोकने वाला। और साथ ही वो जिन्हों से कहते हैं, वैसे भी हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन एस रैंक के हंटर्स के सामने बेकार है जो कि अब तुम बनने वाले हो। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, आज तुमसे कोई मिलना चाहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? उनसे मिल लो। हमारी हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गान ही तुमसे मिलना चाहते हैं, वो इस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आओ। मिस्टर वू जिन जिन्हों को लेकर उस तरफ चले जाते हैं। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम गो गान ही होता है। गो गान ही अपना हाथ आगे करते हुए जिन्हों से कहते हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गो गान ही है, चलो बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। जिन्हों गो गान ही की तरफ देखता है और कहता है, हालांकि इसकी उम्र 80 से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गो गान ही मिस्टर जिन्हू से कहता है, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि तुम एक एस रैंक की हंटर बनने वाले हो। जिन्हू उनसे कहता है, लेकिन अभी 3 दिन बाकी है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ या नहीं। गान ही जिन्हू से कहते हैं, री एग्जामिनेशन तो बिल्कुल बेकार है, वो तो एक बहाना है, मैं असल में तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि वो डिटेक्टर्स तो बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ लोअर रैंक की पावर्स को ही जांच सकते हैं। अगर तुम एक एस रैंक के हो या फिर डबल एस रैंक के हो या फिर ट्रिपल एस रैंक के, वो डिटेक्टर तुम्हारे लिए बेकार है। जिन्हों कहता है, तो फिर मुझे 3 दिन का टाइम क्यों दिया गया है? गानी उसे कहते हैं, क्या तुम इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हो कि हम लोग 3 दिन का टाइम क्यों देते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके। जब भी कभी कोई एस रैंक का हंटर हमें मिलता है, हम उसे 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि हम लोग उसके साथ मुलाकात कर सके, ताकि कोई और उससे पहले न मिल सके। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, हमारी एसोसिएशन में मिस्टर वू जिन के अलावा और कोई भी टैलेंटेड हंटर नहीं है। वैसे भी कोई हायर रैंक का हंटर हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि बड़े गिल्ड वालों ने बहुत ज्यादा पैसा और फेम देते हैं। इसीलिए तो हमारे वू जिन इतने ज्यादा हास होने के बावजूद किसी को भी इसके नाम के बारे में नहीं पता, जबकि दूसरे गिल्ड्स के सारे हंटर्स के नाम सभी लोगों को याद होते हैं। हालांकि मिस्टर वू जिन कोरिया के ए रैंक के हंटर्स में से सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम लोग ये एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हायर रैंक के हंटर्स को 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि उनसे मीटिंग कर सके। मिस्टर गान ही जिन्हों से कहते हैं, मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि हम लोग कोई बड़ा गिल्ड नहीं है जो कि मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए हम ना तो तुम्हें ज्यादा पैसा दे सकेंगे ना ही तुम्हें फेम दे सकेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक अलग रास्ता दे सकते हैं। एक हंटर होने के तौर पर तुम एक अलग बात चूज कर सकते हो। जिन्हों कहता है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो? गानी उससे कहते हैं, तुम एक कॉप बन सकते हो, तुम मॉनिटरिंग डिवीजन को ज्वाइन करके हंटर्स पर नजर रख सकते हो, तुम इन सारे हंटर्स को कंट्रोल में रख सकते हो। जैसा कि तुम ये बात जानते हो, हमारे कंट्री को गवर्नमेंट नहीं चला रही बल्कि हंटर्स चला रहे हैं, और इन सारे हंटर्स से ऊपर सिर्फ एक ही एसोसिएशन है जो कि हंटर्स एसोसिएशन है, और हम तुम्हें ये अथॉरिटी दे सकते हैं। जिन्हों कहता है, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों ऑफर कर रहे हो? गानी उसे कहते हैं, क्या तुम्हें टॉप 5 गिल्ड्स के बारे में पता है? ये 5 गिल्ड बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स की तरह हैं। पूरे कंट्री का बैलेंस इन्हीं के दरमियान है। अगर तुम इन 5 में से किसी एक को ज्वाइन करने का फैसला करते हो
तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा कंट्री एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारा लॉ और सिस्टम, हमारा कानून इन हंटर्स को नहीं रोक सकता। इसलिए हमें कोई चाहिए एस रैंक का हंटर जो कि पावरफुल हो और इन सब को कंट्रोल कर सके। हमें इसीलिए अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना है ताकि हम सारे गिल्ड्स पर नजर रख सके और इनको अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि डंजन्स के अंदर वाले मॉन्स्टर्स ही सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, रियल वर्ल्ड में ये हंटर्स भी असल में मॉन्स्टर्स हैं। गानी जिन्हू से कहते हैं, तो तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगे? जिन्हू थोड़ी देर के लिए सोचता और कहता है, ये एक बुरा प्रपोजल नहीं है। किसी को भी अगर चेयरमैन गन ही की सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर तक जा सकता है, गवर्नमेंट को संभाल सकता है, कानून उसके हाथ में होगा। यहाँ तक कि मेरी पहुंच नेशनल असेंबली तक पहुंच जाएगी, मैं मीडिया को कंट्रोल कर सकूंगा। गो गन ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इसके निगोशिएशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह का चांस रोज रोज नहीं मिलता। हमारे कोरिया में हंटर्स एसोसिएशन वो छठी बड़ी फोर्स है जो कि बाकी के सारे गिल्ड्स को कंट्रोल कर सकती है, और वाकई में हमारे कंट्री को हंटर्स एसोसिएशन की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इस बूढ़े आदमी के पास ज्यादा वक्त बचा है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसलिए इसे अपनी कुर्सी के लिए एक बंदा चाहिए जो कि एस रैंक का हो और पावरफुल हो। लेकिन साथ ही जिन्हू गन ही से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। मिस्टर गन ही वहीं पर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गो गन ही जिन्हू को अपनी सीट ऑफर करते हैं और कहते हैं, तुम हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। तुम्हारे जैसा एस रैंक का हंटर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हमारी पावर बढ़ जाएगी और हम हंटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जिन्हू थोड़ी देर उनके प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद मिस्टर गो गन ही से कहता है, आई एम सॉरी, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मुझे लगता है कि इसको भी सिर्फ पैसा ही चाहिए। जिन्हू मिस्टर गो गन ही से कहता है, मैं फाइट करना चाहता हूँ, मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है। ये बात सुन के गो गन ही और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गन ही उसे कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है? जिन्हू से कहता है, हाँ जी बिल्कुल। जिन्हू कहता है, अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो एसोसिएशन वालों को सिर्फ डी रैंक की या फिर सी रैंक की डंजन्स ही मिलती है या फिर ई रैंक की डंजन्स, क्योंकि बड़े गिल्ड वाले बाकी की डंजन्स को खरीद लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लेवल अप होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं। जब तक मैं रुकता नहीं हूँ तब तक मैं ग्रो करता रहूंगा, मैं लेवल अप करता रहूंगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। जिन्हू गन ही से कहता है, मुझे पूरा यकीन है अपने फैसले पर, मुझे एक डंजन के अंदर ही होना चाहिए और मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। चेयरमैन गन ही उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसकी आंखें तो बिल्कुल सच बोल रही हैं, इसके अंदर तो वाकई में ताकत की भूख है। ये मॉन्स्टर से फाइट करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। चेयरमैन गन ही अपने सीने पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है, कई सालों से मैंने ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। चेयरमैन गन ही कहते हैं, अगर मैं 20 साल जवान होता या फिर 10 साल ही क्यों नहीं, तो मेरा भी यही ख्वाहिश होती कि मैं भी डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारता। जिन्हू खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी सिस्टर घर पर अकेली है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। चेयरमैन गन ही उसे कहते हैं, मुझे टाइम देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन्हू मिस्टर वू जिन के पास से गुजरते हुए उनसे कहता है, आपका हिसाब बिल्कुल गलत नहीं था। डबल लेयर डंजन के इंसिडेंट के दौरान उन सारे मॉन्स्टर्स को मैंने नहीं मारा था। मिस्टर वू जिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर फिर किसने उन मॉन्स्टर्स को मारा होगा? जिन्हू वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गन ही वू जिन से कहते हैं, जब हंटर्स के अंदर हीलर्स की क्लास आई और हीलिंग मैजिक स्टार्ट हो गए तो मुझे लगा था शायद मैं किसी पावरफुल मैजिक से अपनी जवानी को वापस ला सकता हूँ और अपने बुढ़ापे से निजात हासिल कर लूंगा। ऐसे ही मैं सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा गलत था। यहाँ तक कि कोई एस रैंक का हीलर भी मेरी जवानी को वापस नहीं ला सकता। कोरिया के 5 टॉप 5 गिल्ड्स इस वक्त अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। वो जितने भी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स मिलते हैं उन्हें अपने पास लेकर आ रहे हैं। फिलहाल उनके पास जितनी पावर है हमारी नेशनल मिलिट्री से ज्यादा उनके पास पावर है। अगर हम एसोसिएशन वाले उनका सामना नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल वाइल्ड जानवरों की तरह फैल जाएंगे और पूरे कंट्री पर कब्जा कर लेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, इसलिए तो आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं ताकि इन सब पर कंट्रोल रख सके। हालांकि आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर चेयरमैन उसे कहते हैं, अगर एसोसिएशन को मेरी जरूरत है तो मैं हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहूंगा। लेकिन साथ ही चेयरमैन कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। हंटर्स को डंजन के अंदर रहना चाहिए, मुझे भी डंजन के अंदर होना चाहिए था। चेयरमैन वू जिन से कहते हैं, मेरी आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। वू जिन उनसे कहता है, लेकिन आज आपके मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है। चेयरमैन उसे कहते हैं, आज मैं काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मिनिस्टर से मिलकर मैं अपने मूड को खराब कर दूं। चलो मैं और तुम जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, मैंने कभी ज्यादा पिया नहीं, क्या आप फिर भी मेरे साथ पीना चाहेंगे? चेयरमैन उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलकर पीते हैं। चेयरमैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, जिन्हू ने तो मेरे अंदर का एक जवान इंसान जगा दिया। उसकी वजह से मुझे फीलिंग हुई कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मारना कैसा है। नेक्स्ट सीन डांगसू का दिखाते हैं। डांगसू को मार पड़ रही होती है जिन्हू के फादर से। डांगसू जख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है और उसे सारी बैक फ्लैश मेमोरी याद आ रही होती है कि कैसे उसे मार पड़ी है।
जिनवू के फादर उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं। उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। डांगसू की जैसी आंख खुलती है वो हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है और कहता है, क्या मैं एक सपना देख रहा था। डांगसू के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं। डांगसू उनसे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? अगर कुछ जरूरी नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ डायरेक्टली पूछना है। वो बंदा जिसका नाम संग इलवान है, जिसको तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या वो वाकई में एक मॉन्स्टर था? डांगसू ऑफिसर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक सिविलियन पर अटैक किया? वो एक मॉन्स्टर था, मैंने तुमसे कहा ना। ऑफिसर के पास एक पैड होता है और उसे कहते हैं, हमारे पास उस दिन की वीडियो है, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। उस दिन बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने के बाद जिस बंदे को तुम मॉन्स्टर कह रहे हो, उसने बहुत सारे इंसानों की जान बचाई। मैंने आज से पहले किसी मॉन्स्टर को इंसानों की जान बचाते हुए नहीं देखा। क्या तुम अब भी उसे एक मॉन्स्टर कहना चाहोगे? डांगसू ऑफिसर से कहता है, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान किसी डंजन से 10 साल बाद बाहर आया हो? ऑफिसर डांगसू की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। डांगसू से कहता है, मुझे कोई शक नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे कहते हैं, जैसे ही तुम ठीक हो जाओ ब्यूरो आ जाना, बहुत सारे पेपर्स हैं जो हमें हैंडल करने हैं। ऑफिसर के जाने से पहले डांगसू उनसे पूछता है, उस आदमी का क्या हुआ, वो कहाँ गया? ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम्हारी फाइट के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो गायब हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी ऐसे मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हैं जिसने एक एस रैंक के हंटर डांगसू को मारा हो। ऑफिसर के वहाँ से जाने के बाद डांगसू कहता है, ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हार थी। और उसी वक्त एक बैकफ्लैश सीन उसे याद आता है। जिनवू के फादर उसके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, दोबारा कभी कोरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि अगर तुम कोरिया में वापस आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी लेकिन तुम मर जाओगे। डांगसू कहता है, मरने के बाद भी मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। उसने मुझे ऐसी धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मुझे पता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। मुझे उसे पकड़ने के लिए अपने इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। यहाँ से ठीक होने के बाद मुझे जल्दी से अपने गिल्ड से राब्ता करना होगा। अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स होंगे तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी उसे हराने में। उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिनवू अपने अपार्टमेंट में अपने रूम में बैठा होता है और अपनी ऑनलाइन विंडो खोलकर बैठा और कहता है, एक हंटर के लिए इक्विपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारे कंट्री में हजारों के हिसाब से हंटर्स हैं, इसलिए उन सब हंटर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट्स होती हैं, जहां से हम लोग इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जितने ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे हंटर्स डंजन के अंदर उतने ही ज्यादा सेफ होंगे, और जितना ज्यादा इक्विपमेंट अच्छा होगा वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा। इसीलिए डी रैंक के या फिर ई रैंक के हंटर्स के लिए इक्विपमेंट खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनवू कहता है, यहाँ पर तो बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स हैं मैं उनके साथ इन इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद सकता, और मुझे लगा था कि मेरे पास काफी सारा पैसा है। जिनवू कहता है कि डीमन कासल के अंदर फायर टाइप मैजिक काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर सारी फायर टाइप फील्ड है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूँ वहाँ पर फायर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मुझे अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिससे मेरी बॉडी जले ना। जिनवू अपने प्लेयर विंडो के स्टोर को ओपन करता है और कहता है, क्या मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए? लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई अच्छी चीज नहीं मिलती। जिनवू कहता है, क्या मुझे अपने उस मैजिक को मल्टीप्लाई करने वाले क्रिस्टल को बेच देना चाहिए? उससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, फिर मैं अपने लिए इक्विपमेंट खरीद सकता हूँ। ऑनलाइन स्टोर पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे यूजर की पावर को 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं, जबकि मेरा क्रिस्टल किसी भी यूजर की पावर को डबल कर देता है। हालांकि ये और बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन एक मसला है, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ये मिला कहाँ से, क्योंकि लोग मुझ पर शक करेंगे। मैं अभी एक ई रैंक का हंटर हूँ, ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल क्रिस्टल कैसे आ सकता है? अब मैं किस किस को एक्सप्लेन करता फिरूंगा? मेरा एस रैंक का लाइसेंस मिलने में काफी दिन है। अगर मेरे रिकॉर्ड में कोई ए रैंक की डंजन को क्लियर करना लिखा हो तो फिर लोग मुझ पर कम शक करेंगे, इसलिए मुझे किसी डंजन को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, कोई भी ए रैंक की डंजन को क्लियर करने वाली टीम मेरे जैसे ई रैंक के बंदे को क्यों हायर करेगी? साथ ही वो सर्च करना शुरू कर देता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ पर तो एक टीम है जो कि ई रैंक के हंटर्स को हायर कर रही है, और जिनवू इस अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वू जिन चेयरमैन गन ही के सामने जिनवू की सारी फाइल पेश करते हैं। गन ही उसको देखकर कहते हैं, यहाँ पर तो ये बहुत ही बच्चा लगता है, लेकिन अब जरा इसको देखो, ये कितना बड़ा हो चुका है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, इस फाइल में उसके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। पिछले 4 साल से वो एक ई रैंक का हंटर है, सबसे वीकेस्ट हंटर, ई रैंक हंटर्स में से भी वीकेस्ट हंटर। चेयरमैन गन ही उसे कहते हैं, क्या वो एक फॉल्स रैंकर है? मिस्टर वू जिन कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ काम करने वालों से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये फॉल्स रैंकर नहीं है। मुझे लगता है कि इसे डबल वेकनिंग मिली है, लेकिन उससे भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसे डबल वेकनिंग मिली होती तो डबल लेयर इंसिडेंट में ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, ये उन सबको बचा लेता। जब ये एक ई रैंक का हंटर था,
बहुत ज्यादा जख्मी होकर बाहर आता था, लेकिन फिर भी ये डंजन के अंदर जाता क्योंकि इसकी माँ बीमार है और इसकी बहन स्कूल जाती है। चेयरमैन गन ही कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब किस्म का लड़का है, इसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाली हुई है, जबकि इसका बाप मिसिंग है। मिस्टर वू जिन गन ही से कहते हैं, चेयरमैन मेरे पास एक रिपोर्ट है, अभी भी पता चला है कि जिनवू ने एक अटैक फोर्स को ज्वाइन किया है और वो एक ए रैंक की डंजन में जाने वाला है। चेयरमैन उससे पूछते हैं, उसने कौन से गिल्ड को ज्वाइन किया है? वू जिन कहता है, उसने हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन किया है। चेयरमैन गन ही ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं, उसने मुझे कहा था कि वो मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता है, लेकिन हंटर्स गिल्ड को उसने क्यों ज्वाइन किया? क्या वो भी पैसे की लालच में वहाँ पर गया है? क्योंकि हंटर्स गिल्ड वाले सबसे ज्यादा पेमेंट देते हैं। लेकिन साथ ही मिस्टर वू जिन कहते हैं, मुझे कंफर्म सोर्स से पता चला है उसने अटैक फोर्स को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। अब ये बात सुनकर चेयरमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो तो एक अटैक फोर्स टाइप है, आखिर उसने माइनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया? मुझे तो इस लड़के की समझ ही नहीं आ रही। वो एक एस रैंक का हंटर है, फिर वो डंजन के अंदर माइनिंग का काम क्यों करेगा? नेक्स्ट सीन उस अटैक फोर्स का दिखाया जाता है। डंजन के बाहर माइनिंग टीम का कैप्टन खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम एक ई रैंक के हंटर हो, टाइम पर आए हो। जिनवू माइनिंग की ड्रेस पहनकर खड़ा होता है और कहता है, जी बिल्कुल, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और मेरा नाम संग जिनवू है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनवू हंटर्स गिल्ड की एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जो कि ए रैंक की डंजन में जाने वाली है, लेकिन जिनवू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, ना कि अटैक फोर्स को। जिनवू वहाँ पर पहुंच जाता है। माइनिंग टीम के कैप्टन उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस है? जिनवू उनसे कहता है, नहीं। कैप्टन उसे कहते हैं, फिर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल कौन सा है? जिनवू उन्हें बताता है, मेरा फाइटिंग स्टाइल फिजिकल फाइटिंग स्टाइल है। कैप्टन उसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैप्टन जिनवू से कहते हैं, तुम्हारी तरह के फाइटिंग स्टाइल वाले यहाँ पर ज्यादा बंदे नहीं हैं, तुम्हें बस नर्वस नहीं होना, आराम से काम करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अभी फिलहाल तुम्हें स्टैंड बाय पर रखा जाएगा, जैसे ही हमारी अटैक फोर्स बाहर आएगी फिर हमारा काम शुरू होगा और हम लोग अंदर जाएंगे। जाते हुए अपने इक्विपमेंट साथ लेकर जाना मत भूलना। जिनवू कहता है, ठीक है। जिनवू साथ ही दूसरे हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है, ए रैंक की डंजन के अंदर खतरा बहुत ज्यादा होता है और मॉन्स्टर्स भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए अटैक फोर्स सारा काम नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह की डंजन में 3 टीम्स जाती हैं। पहली टीम अटैक फोर्स होती है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। दूसरे नंबर पर माइनिंग टीम आती है जो कि मौजूद सारे माना क्रिस्टल्स को माइन करती है। और तीसरे नंबर पर कलेक्टिंग टीम आती है, उनका काम मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को उठाकर बाहर लाना है। माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम डंजन में उस वक्त दाखिल होते हैं जब अटैक टीम वाले अपना काम खत्म कर लेते हैं, यानी कि वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं सिवाय बॉस के, क्योंकि अगर बॉस को मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। जिनवू कहता है, डंजन्स के अंदर हमारी मॉडर्न मशीनरी काम नहीं करती, इसलिए हमें इंसानों को ही अंदर लेकर जाना पड़ता है और खुद ही माइनिंग करके सारे क्रिस्टल्स को बाहर लेकर आना पड़ता है। जिनवू डंजन के गेट की तरफ देखता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जिनवू कहता है, आज मैं पहली बार एक ए रैंक के गेट को देख रहा हूँ। खैर फ्यूचर में तो मुझे इस तरह के गेट्स में आना जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। और साथ ही डंजन के अंदर का सीन दिखाती है जहाँ पर उनकी अटैक फोर्स अंदर चली जाती है। इनकी अटैक फोर्स में 2 एस रैंक के हंटर हैं। एक तो चोई जोंग है जिसको आप पिछली एपिसोड में देख चुके हैं, जबकि दूसरी हंटर एक लड़की है जो कि गिल्ड की वाइस मास्टर है। चोई जोंग कहता है, ये डंजन तो बहुत ज्यादा डीप है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमें जल्दी से इस डंजन को क्लियर करना होगा वरना बाकी की टीम्स अपना काम टाइम पर खत्म नहीं कर पाएंगी। वहीं पर उनके सामने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। चोई जोंग सिगरेट पी रहा होता है, जल्दी से अपने सिगरेट को निकालता है और कहता है, वैसे मुझे ज्यादा लाइट पसंद तो नहीं, लेकिन चलो तुम्हारे लिए मैं कमरे को रोशन कर देता हूँ। और अपने सिगरेट को हाथ में पकड़ता है और अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ एक फायर अटैक करता है। चोई जोंग का फायर मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार डालता है। अटैक करने के फौरन बाद चोई जोंग अपने टैंक से कहता है, जल्दी से अपनी पोजीशन लो और हमें प्रोटेक्ट करो, क्योंकि चोई जोंग ने अपनी फायर पावर को सामने की तरफ भेजा था। वो रिपेल होकर वापस आ रही होती है। टैंक सामने अपनी शील्ड्स करके खड़े हो जाते हैं और सबको प्रोटेक्ट करते हैं। चोई जोंग कहता है, वैसे तो हमारा इससे नुकसान हो जाएगा क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर मेरी फायर की जद में आएंगे वो सारे जलकर हाक हो गए होंगे। मुझे नहीं पता कि ये डंजन कितनी ज्यादा डीप है, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर सामने होंगे वो सारे मारे गए होंगे। टैंक्स भी चोई जोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितनी बार भी हम इसे देखते हैं ये उतनी बार अमेजिंग लगता है। फायर इफेक्ट खत्म होने के बाद चोई जोंग उनसे कहता है, चलो फिर आगे बढ़ो, रास्ते में जो मॉन्स्टर मिले उसे मार देना। और यहीं पर दूसरी एस रैंक की हंटर जो कि वाइस मास्टर है जिसका नाम चाइन है,
उसको भी पहली बार दिखाया जाता है। माइनिंग टीम के कैप्टन बाहर खड़े बंदे से कहते हैं, क्या अटैक फोर्स ने अपना काम पूरा कर लिया? तुम कब से यही बात कह रहे हो कि उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, बस आने वाले हैं। वो बंदा फिर से टीम कैप्टन से कहता है, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स को मार लेंगे वो बाहर आ जाएंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया जाता है ताकि तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से ना हो और तुम्हारे लोगों को नुकसान न पहुंचे। अब ये तो बहुत ज्यादा बुरा होगा कि तुम लोग आराम से माइनिंग कर रहे हो और उसी वक्त कोई मॉन्स्टर निकल आए और तुम सब लोगों को मार डाले। टीम कैप्टन उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, क्यों ना तुम हमें अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद अटैक फोर्स वाले बाहर आ जाते हैं। वो सारे कहते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एंटर होना है। जिन्हू भी उन्हीं को देख रहा होता है और कहता है, ये लोग हमारे कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फोर्स है। जिन्हू जैसे चोई जोंग इनको देखता है, जल्दी से अपने हेलमेट को आगे करते हुए अपने सर को नीचे झुका लेता है ताकि वो उसे पहचान ना ले। माइनिंग टीम वाले बंदे कहते हैं, हंटर्स गिल्ड की नंबर 2 भी आ रही है जो कि वाइस मास्टर है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। इसका नाम चा हाई इन है जो कि एस रैंक की हीरो है। जिन्हू उसकी तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं दुनिया में और भी इसकी जैसी लड़कियां हैं जो कि एस रैंक की हीरो होंगी या नहीं। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। मुझे लगता है कि इसकी पावर भी चोई जोंग के बराबर है, या फिर हो सकता है ये चोई जोंग से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये चेयरमैन गोगान ही के लेवल के बराबर हो। जिन्हू अभी उसी की तरफ देख रहा होता है। चाहे इनको उसी वक्त कुछ महसूस होता है और वो जिन्हू की तरफ देखती है, लेकिन जिन्हू जल्दी से अपने आप को छुपा लेता है। चाहे इनकी क्योंकि नाक बहुत ज्यादा तेज है, वो किसी को भी स्मेल कर सकती है, वो किसी की एनर्जी को स्मेल कर सकती है। चाहे इन उस तरफ देखती है और कहती है, मुझे अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ माइनर्स खड़े हैं। चाइन कहती है, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेयरमैन गन ही यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कोई यहाँ पर है और अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जैसे वो बंदा यहाँ से गायब हो गया है। साथ ही चाइन कहती है, चेयरमैन गोगानी यहाँ पर क्या करने के लिए आएंगे? वो नहीं हो सकते, मुझे कोई गलती लगी होगी। जिन्हू कहता है, मैं तो बाल बाल बच्चा हूँ, उसने तो मुझे महसूस कर ही लिया था। माइनर टीम के कैप्टन उनसे कहते हैं, चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हमारी बारी है, हम लोग डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हू भी टीम के साथ ए रैंक के गेट के अंदर चला जाता है। जिन्हू कहता है, एक गेट के अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से उसको रैंक दिया जाता है। फिर चाहे उसके अंदर डंजन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या फिर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसके अंदर से जो एनर्जी की वेव्स निकलती हैं, उसी के बिना पर उसे रैंक दिया जाता है। जिन्हू जैसे अंदर दाखिल होता है उसे हवा महसूस होती है। जिन्हू कहता है, एक डंजन के अंदर हवा का क्या काम? उसी वक्त वो कहता है, नहीं ये तो बॉस के रूम से आ रही एनर्जी है, ये तो मैजिक एनर्जी की वेव्स हैं जो कि बॉस के रूम से आ रही हैं। वहीं पर दूसरे माइनर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोगों को पता है ये लड़का एक ई रैंक का हंटर है? वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर कैप्टन को क्या पड़ी थी एक ए रैंक के गेट के अंदर एक ई रैंक के हंटर को लेकर आने की? एक ई रैंक का हंटर तो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो एक ए रैंक की डंजन के अंदर अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पता नहीं आज हम लोग अपना काम टाइम पर खत्म कर पाएंगे या नहीं, कहीं ये हमें स्लो ना कर दे। जबकि जिन्हू भी वहाँ पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। जिन्हू कहता है, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, इसलिए सारे मेरे बारे में इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। खैर मुझे इन सब से क्या लेना देना, बहुत जल्दी मैं एक एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। उसी वक्त एक माइनर उसके पास से गुजरता है और जिन्हू से कहता है, ओए जल्दी से काम खत्म करो। वो असल में जिन्हू को नीचा दिखा रहा होता है। वो जिन्हू से कहता है, तुम यहाँ पर बुत मानकर क्यों खड़े हो? जल्दी से काम शुरू करो, हमें टाइम पर काम खत्म करना है। जिन्हू सिर्फ उसे एक ही बार देखता है और वो डर जाता है। वो माइनर इतना ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हू से कहता है, चलो ठीक है, तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहता है, क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है? इसकी आंखों को देखकर तो मेरी टांगे भी कांप गई। वहीं पर कलेक्टिंग टीम वाले भी अपना काम कर रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को निकाल रहे होते हैं। कलेक्टिंग टीम वाले माइनिंग टीम से पहले डंजन के अंदर दाखिल होते हैं ताकि डंजन के अंदर जितनी भी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज हैं उन्हें टाइम पर निकाला जा सके। उसके बाद माइनिंग टीम दाखिल होती है जो कि सारे माना क्रिस्टल्स को निकालती है। माना क्रिस्टल्स को तो हम लोग ऐसे ही जाकर बेच सकते हैं, जबकि इन डेड बॉडीज के बहुत सारे हिस्सों को बेचा जाता है जिसमें से हथियार बनते हैं, वेपन्स बनते हैं और बॉडी आर्मर्स बनते हैं। एक हाई रैंक के मॉन्स्टर की डेड बॉडी का कोई भी पार्ट जाया नहीं जाता, उसको पूरा का पूरा यूज किया जाता है। जैसे ही माइनिंग टीम वाले और कलेक्टिंग टीम वाले अपना काम खत्म कर लेते हैं, अटैक फोर्स वाले फिर से दाखिल होते हैं और जाकर बॉस को मार डालते हैं, जिससे डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। और इस तरह ये चारों स्टेप मुकम्मल करने के बाद ही कहा जाता है कि एक हाई रैंक की डंजन को क्लियर कर लिया गया है। कैप्टन जिन्हू से कहते हैं, तुम तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होगे क्योंकि तुम पहली बार एक ए रैंक की डंजन में आए हो। जिन्हू कहता है, हाँ मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखे हैं। जिन्हू कैप्टन से कहता है, यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है मां सवाए बॉस के, क्योंकि बॉस को अगर मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। कैप्टन उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हम लोग दोनों टीमें अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक वो बॉस को मारने के लिए नहीं जाएंगे। जिन्हू कैप्टन से कहता है, क्या होगा अगर बॉस अपने नेस्ट को छोड़कर यहाँ पर आ जाए? कैप्टन उसे कहती है, तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, हम सब लोग मारे जाएंगे।
जिन्हों कैप्टन से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह का काम करते हुए, जबकि तुम्हें पता है कि बॉस अभी जिंदा है, वो किसी वक्त भी यहाँ पर आकर तुम्हें मार सकता है। कैप्टन उसे कहता है, नहीं, मुझे 3 साल हो गए हैं इस कंपनी के लिए काम करते हुए। हंटर्स गिल्ड वाले बहुत ही अच्छे हैं, ये अपना काम पूरे तरीके से करते हैं। जिन्हों कहता है, क्योंकि ये सारे ही लो रैंक के हंटर्स हैं, इसलिए इन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, वरना बॉस के अंदर से इतनी मैजिकल पावर निकल रही है। अगर ये उसको महसूस कर लें, ये तो डर कर यहाँ से भाग जाए। इस डंजन का जो बॉस है उसकी स्ट्रेंथ लेवल वोल्कन और मीटर से बहुत ज्यादा है। चोई जोंग और चाहिन दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि ऐसे बॉस को हरा सकते हैं। फिर जिन्हों अपनी माइनिंग का काम शुरू कर देता है, क्योंकि जिन्हों के स्टैट पॉइंट्स बहुत ज्यादा है जो कि उसने स्ट्रेंथ में डाले हुए हैं, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ माइनिंग कर रहा होता है। दूसरे माइनर कैप्टन से कहती है, कैप्टन तुमने तो कहा था कि ये लड़का नया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं। क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है? इसकी स्ट्रेंथ तो देखो, ये कितनी तेजी के साथ माइनिंग कर रहा है। कैप्टन उसे कहते हैं, हाँ बेशक मैंने इसका लाइसेंस चेक किया है, ये एक ई रैंक का हंटर है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी हंटर को ऐसे ही एक ए रैंक की डंजन में आने दूंगा उसका लाइसेंस चेक किए बगैर? वो बंदा कैप्टन से कहता है, तो फिर तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई? कैप्टन उसे कहते हैं, मुझे लगता है ये एक गिफ्टेड माइनर है, इसे डायरेक्टली हीवन से यहाँ पर भेजा गया है माइनिंग करने के लिए। मेरी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हैं जो मुझे ऐसा लड़का मिला। कैप्टन सभी माइनर से कहते हैं, चलो हमारी लंच ब्रेक हो गई, चलो बाहर चलकर लंच करते हैं, अपने काम को यहीं पर रोक दो। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं, क्या तुम लंच करने के लिए नहीं आओगे? जिन्हों कैप्टन से कहता है, नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पहले से ही खाना खा चुका हूँ। कैप्टन उसे कहते हैं, ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। माइनिंग टीम के वहाँ से चले जाने के बाद जिन्हों अपना माइनिंग वेपन वहीं पर रख देता है और कहता है, फाइनली मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अब मैं जल्दी से जाता हूँ और बॉस के रूम में जाकर बॉस को देख कर आता हूँ कि एक ए रैंक की डंजन में बॉस किस तरह का होता है। जिन्हों कहता है कि टीम के खाना खाकर वापस आने से पहले मैं बॉस को देखकर वापस आ जाऊंगा। और फिर जिन्हों जल्दी से बॉस के रूम की तरफ चला जाता है। जैसे बॉस के रूम में पहुंचता है, वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट बॉस होता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो मीटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हों जल्दी से अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी इस बॉस को मार दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा, और अगर गेट क्लोज हो गया तो हंटर गिल्ड्स वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने सारे माना क्रिस्टल्स को बाहर नहीं निकाला। जिन्हों अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त चाइन वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।